हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान तक रेंज 6 तरह के हथियार हो सकते हैं लोड। भारत ने किया पर्ल मिसाइल का बहुत बड़ा परीक्षण, कांप उठेगा पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां क्या भारत के लिए आसान होगा 1 लाख मजदूरों को इजराइल भेजना। क्या कहते हैं एक्सपर्ट दोस्तों, क्या होगा इससे फायदा, क्या होगा नुकसान, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जहां यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा फैसला, पहली बार भारत में कर डाली मिलिट्री अताशे की नियुक्ति। आखिर क्या है ये, साथ ही साथ बताएंगे। राजस्थान में अमित शाह जी का रथ बिजली तार से टकराया, सारे कार्यक्रम हुए रद्द, सुरक्षा कर्मी लेकर हुए रवाना। बताएंगे दोस्तों आखिर कैसे, कब, कहां, किस वजह से अमित शाह जी का रथ बिजली तार से टकराया। एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बने रहेगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत के परले से कांप उठेगा पाकिस्तान। 6 तरह के हथियार हो सकते हैं लोड, पाकिस्तान तक है इनकी रेंज। भारत ने किया परले मिसाइल का सफल परीक्षण। बता दें, ओडिशा के कलाम आइलैंड पर कल यानी 7 नवंबर 2023 को डीआरडीओ ने नई और घातक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। केंद्र सरकार ने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर परलय मिसाइल की तैनाती को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मिसाइल का परीक्षण सुबह 9:30 बजे किया गया। मिसाइल के परीक्षण के दौरान उसकी गति, रेंज और ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट की जांच की गई। परलय मिसाइल 350 से 500 किलोमीटर रेंज वाली कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल में 500 से 1000 किलोग्राम तक के हथियार लगाए जा सकते हैं। परलय मिसाइल की तैनाती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलओसी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर की जाएगी। यह मिसाइल चीन के डोंग फेंग 12 और रशिया के स्कंदर मिसाइल के टक्कर की है। रशिया ने स्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया था। पाकिस्तान के पास इस तरह का टैक्टिकल मिसाइल है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान और चीन की सीमा पर 120 विध्वंसक मिसाइल परलय की तैनाती की हरी झंडी दे दी है। अब इन दोनों देशों की हिम्मत नहीं होगी कि भारतीय जमीन पर बुरी नजर डाल सके। छोटी दूरी की इस बैलिस्टिक मिसाइल की गति ही इसे सबसे ज्यादा मारक बनाती है। जी हां दोस्तों, इस मिसाइल की तैनाती से अपनी सीमाएं जो है वो वाकई में बहुत सुरक्षित हो जाएंगी। ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है कहना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, और भारतीय सेनाओं को इसके लिए ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत के लिए आसान नहीं होगा 1 लाख मजदूरों को इजराइल भेजना। क्या है इसके फायदे और नुकसान, बता दे। इजरायली कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने अपनी सरकार से कहा है कि वो 90,000 फलस्तीनियों की जगह 1 लाख भारतीय श्रमिकों को काम पर रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें इजाजत दी जाए। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल में काम करने वाले 90,000 फलस्तीनी मजदूरों का परमिट रद्द कर दिया गया है। इस कारण इजराइल में निर्माण से जुड़े सभी काम ठप हैं। भारतीय श्रमिक ने खाड़ी के देशों में रेगिस्तान में आधुनिक शहरों को खड़ा किया है, जिस कारण इजरायली कंपनियों को भी इनकी मेहनत पर भरोसा है। लेकिन क्या इन मजदूरों को इस हालात में भेजना सही होगा? वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हेम फिलिगन ने कहा कि अभी हम भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमें श्रमिकों को मंजूरी देने के लिए इजरायली सरकार के फैसले का इंतजार है। हमें भारत से 50,000 से लेकर 1 लाख श्रमिकों की आवश्यकता है। अगर भारतीय श्रमिक इजराइल जाते हैं तो बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। इसके अलावा उनकी ओर से भेजे जाने वाला धन अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को लेकर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अभी भी इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या भारत श्रमिकों को इजराइल जाने देगा, वो भी ऐसे समय में जब युद्धग्रस्त क्षेत्र से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी पूरे भारतीय इजराइल से वापस भारत आ नहीं पाए हैं। अब ऐसे में दोस्तों हमने आपको बता दिया है कि 1 लाख मजदूरों को इजराइल भेजना भारत सरकार के लिए इतना आसान नहीं है। इसके अपने अलग फायदे, अलग नुकसान है। लेकिन दोस्तों आप लोगों से एक छोटा और महत्वपूर्ण सवाल हम जानना चाहते हैं कि इजराइल ने सिर्फ भारतीय श्रमिकों को ही क्यों चुना है? क्यों भारतीय श्रमिकों को ही चाहता है इजराइल? देखते हैं क्या जवाब देती है भारत की जनता। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा फैसला, पहली बार भारत में की मिलिट्री अताशे की नियुक्ति। बता दें, यूरोपीय संघ यानी ईयू ने भारत में अपने मिशन के लिए एक सैन्य अताशे को तैनात किया है। ये पहली बार है कि यूरोपीय संघ ने भारत के लिए एक सैन्य अताशे की नियुक्ति की है। ये 27 देशों वाले यूरोपीय संघ और भारत के बीच हाल के सालों में मजबूत हुए रक्षा और सुरक्षा संबंधों को दिखाता है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक संबंध बीते कुछ सालों में लगातार बेहतर हुए हैं। दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों
देशों में ही यूरोपीय संघ ने सैन्य अताशे नियुक्त किए हैं। सैन्य अताशे ने पिछले हफ्ते नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल में अपना पद ग्रहण किया। यूरोपीय संघ ने अपना पहला अताशे 2020 की शुरुआत में अमेरिका में पोस्ट किया था। फिलहाल यूएन के 15 से कम देशों में सैन्य अताशे हैं, जिसमें अब एक भारत भी है। अताशे एक सैन्य अधिकारी होता है जो किसी दूतावास या मिशन में कार्यरत होता है। यूरोपीय संघ भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई अन्य देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यूरोपीय संघ भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई अन्य देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां स्पेन में विवादों से घिरे पाकिस्तान के राजनयिक अपने ही नागरिकों पर उत्पीड़न का आरोप। बता दें, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो विदेशों में बसे अपने नागरिकों को परेशान करने और डराने धमकाने की हर सीमा लांघ गया है। हाल ही में स्पेन के बार्सिलोना में एक मामला सामने आया है। बार्सिलोना में पाकिस्तानी समुदाय पूर्व पाकिस्तानी महावाणिज्य दूतावास बार्सिलोना के खिलाफ अपना असंतोष व्यक्त कर रहा है। पाकिस्तानी महावाणिज्य दूतावास पर स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति सहित वाणिज्य दूतावास में भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। ऐसा माना जाता है कि उनकी पृष्ठभूमि सेना की है और उन्होंने कथित तौर पर आईएसआई प्रशिक्षण संस्थान में काम किया है। सितंबर 2023 में एक विवाद खड़ा हो गया जब स्पेन स्थित पाकिस्तानी मूल के पत्रकार जिन्होंने सीजी की भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया था, उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की। पाक एफआईए ने उनके घर पर 2 बार छापा मारा और जाहिर तौर पर सीजी के आदेश पर उन्हें माफी पत्र लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में पत्रकार को काली सूची में डाल दिया गया और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। वो फिलहाल पाकिस्तान में फंसे हुए हैं और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये स्थिति है पाकिस्तान की। चलते अगली खबर की तरफ, जहां 22 नवंबर को G20 बैठक की डिजिटल तरीके से मेजबानी करेगा अपना भारत। इन मुद्दों पर चर्चा की है उम्मीद। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 22 नवंबर को G20 नेताओं के डिजिटल शिखर सम्मेलन होगा। इसमें रशिया यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष और वैश्विक दक्षिण के सामने आने वाली चुनौतियां जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सितंबर में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के अंत में भारत ने घोषणा की थी कि वो अपनी अध्यक्षता की समाप्ति से पहले समूह के नेताओं की एक डिजिटल बैठक आयोजित करेगा। भारत पहले ही डिजिटल शिखर सम्मेलन के लिए G20 के सदस्य देशों के नेताओं का निमंत्रण भेज चुका है। माना यह जा रहा है कि भारत समूह के लिए अपने विकास एजेंडे पर फोकस करेगा, जिसमें वैश्विक दक्षिण या विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन के अंत में कोई साझा परिणाम दस्तावेज जारी नहीं होगा। राजनयिक सूत्रों ने कहा है कि रशिया यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। हालांकि भारत द्वारा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, जलवायु, वित्त और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में पहल सहित अपने विकास एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पीएम मोदी जी को इसके लिए ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कहिएगा कि ताकि ये मीटिंग वाकई में अप टू द मार्क हो सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पीओके में फूटा लोगों का गुस्सा। कहा पाक सरकार चोर गरीबों के फंड से बना दिया पीएम के लिए नए घर। बता दें, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पिछले कई वर्षों से लोग दयनीय जीवन जी रहे हैं। खासकर पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में युवाओं के लिए व्यवसाय और रोजगार के कोई साधन नहीं है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में उच्च मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार ने स्थानीय लोगों के लिए जीवन को कठिन बना दिया है। पाक सरकार की नाकामियों से खफा अवामी एक्शन कमेटी के लोगों के एक बड़े समूह ने भारी बिजली बिल और प्राकृतिक गैस की ऊंची कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार पर लापरवाही और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार से क्षेत्र के लोगों को रियायती दरों पर बिजली और प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार, खासकर इस्लामाबाद में बैठे लोगों पर हमला बोलते हुए कहा कि आम लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ अपने प्रतिनिधियों को विधानसभा में भेजा था, लेकिन उनके नेता उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने सरकार पर चोरी का भी आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में विकास के लिए जो पैसा भेजा गया था, प्रशासन ने उसका दुरुपयोग किया। प्रदर्शनकारी नेता ने आरोप लगाया कि इस फंड का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए नए घर और राष्ट्रपति भवन के निर्माण के लिए किया गया था। अवामी एक्शन कमेटी के एक नेता ने कहा कि जब लोगों के पास टेंट नहीं थे तो सरकार ने नया प्रधानमंत्री आवास बनाने का फैसला किया। पुरानी इमारत में कोई समस्या नहीं थी और ये भी उपयोग में है, लेकिन यूरोप से जो पैसा गरीबों के लिए आया था, नई सरकार ने उसका इस्तेमाल नए पीएम हाउस बनाने में कर लिया। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान की जनता पाकिस्तानी सरकार को चोर कहती नजर आ रही है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां चीन से निपटने के लिए जापान ब्रिटेन के मंत्री सुरक्षा संबंधों की मजबूती पर करेंगे चर्चा। जी हां, जापान और ब्रिटेन के विदेश एवं रक्षा मंत्री एक नए सुरक्षा समझौते के तहत मंगलवार को अपने सैन्य सहयोग को प्रगाढ़ करने को प्रोफाउंड करने को लेकर बातचीत करेंगे। इस समझौते से उनकी सेनाओं को संयुक्त अभ्यास के लिए एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाएगी। चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर
चिंता के बीच जापान और ब्रिटेन ने हाल के वर्षों में अपने सहयोग का विस्तार किया है। जापान का एकमात्र संधि सहयोगी अमेरिका रहा है, लेकिन अब उसने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ पारस्परिक पहुंचे समझौते RAA पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे ये देश भी उसके अर्ध सहयोगी बन गए हैं। अगली खबर की बात करें, जहां इमरान खान के सीन से हटते ही चूहे बिल्ली की तरह शुरू हुई लड़ाई। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को कर दिया चैलेंज। बता दे, पाकिस्तान में अगले साल 8 फरवरी को चुनाव के ऐलान के बाद देश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बीच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। बिलावल भुट्टो ने पूर्व PM नवाज शरीफ पर निशाना साधते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री लाहौर से नहीं होगा। इस बयान के साथ ही बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगले आम चुनाव में PPP अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। जियो न्यूज के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री भुट्टो जरदारी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि PPP को आगामी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए किसी और की मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। बिलावल भुट्टो ने संवाददाताओं से कहा कि जब चुनाव की बात आती है तो हम PPP केवल पाकिस्तान के लोगों से मदद मांगते हैं, हम किसी और से कोई उम्मीद नहीं करते। प्रधानमंत्री केवल वही व्यक्ति बनेगा जिसे पाकिस्तान के लोग चुनेंगे, और मेरा मानना है कि इस बार देश का प्रधानमंत्री लाहौर से नहीं होगा। दोस्तों, बिलावल भुट्टो ने यह टिप्पणी ऐसे समय में किया है जब PPP ने रविवार को सिंध के 14 जिलों में हुए उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि लोगों ने साबित कर दिया है कि वो PPP के साथ हैं, और अगर हमारे विरोधी एकजुट भी हो जाए तो वो PPP को हरा नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में नवाज शरीफ दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएंगे दोस्तों, या बिल्कुल भी नहीं? चलते हैं और खबर की तरफ, जहां पर क्या फेल हो गया है S-400 मिसाइल सिस्टम। यूक्रेन ने रूसी ब्रह्मास्त्र को तबाह करने का कर दिया बहुत बड़ा वादा। बता दें, यूक्रेन ने नए हमले में रशिया को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन ने क्रीमिया और रशिया को जोड़ने वाले केर्च स्ट्रेट पर एक नया हमला करते हुए 8 स्टॉर्म शैडो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलें दागी। इसमें उसने रशिया के एक युद्धपोत को क्षतिग्रस्त कर दिया। अक्टूबर के आखिर में BSC रिपोर्ट आई थी, यूक्रेन ने अमेरिका से मिले आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करके 4 S-400 सिस्टम को तबाह कर दिया था। रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि केर्च स्ट्रेट पर नवंबर की शुरुआत में हुए हमलों से यूक्रेनी वायुसेना की नई रणनीति सामने आई, जिसका उद्देश्य रूसी वायु रक्षा का ध्यान भटकाना था। ये S-400 प्रणाली को निशाना बनाने की कोशिश है। S-400 ने कई यूक्रेनी विमानों को मार गिराया था। S-400 पर हमले का उद्देश्य रशिया को अग्रिम पंक्ति से और दूर जाने के लिए मजबूर करना है। ऐसे में दोस्तों, क्या वाकई में S-400 मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन की सेना ने फेल कर दिया? अगर ऐसा वाकई में है दोस्तों, तो ये भारत के लिए भी कम टेंशन की खबर नहीं है। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां पर गाजा में अब नहीं होगी हमास की वापसी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बताया युद्ध खत्म होने के बाद का प्लान। बता दें कि आखिर अब कैसे बचेंगे हमास के सरगना। IDF ने घेर लिया वो ठिकाना जहां छिपे हुए हैं सैकड़ों आतंकी। दरअसल इजरायल और हमास के बीच शुरू हुई जंग को 1 महीना हो चुका है। इस महीने 1 महीने में इजरायल ने बर्बर आतंकी संगठन हमास को ऐसी करारी चोट पहुंचाई है कि दूसरे देशों में बैठे उसके आका बिलबिला रहे हैं और युद्ध विराम के लिए दूसरे देशों के आगे अपील कर रहा है। हालांकि इजरायल पर इन अपीलों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। उसने साफ घोषणा कर रखी है कि बंधकों की रिहाई और हमास के खात्मे तक ना तो ये जंग रुकेगी और ना कोई युद्ध विराम होगा। जल, थल और नभ तीनों जगहों से गाजा पट्टी में छिपे हमास आतंकियों पर हमला बोल रही इजरायली सेना यानी IDF ने इस युद्ध में अब बड़ी बढ़त बना ली है। दोस्तों, आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बहुत बड़ा प्लान बता करके ये चीज क्लियर कर दिया है कि किसी को टेंशन की जरूरत नहीं है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि जंग खत्म होने के तुरंत बाद वो गाजा को छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि गाजा की सुरक्षा इजरायल करेगी। नेतन्याहू ने कहा, मुझे लगता है कि इजरायल के पास अनिश्चित काल के लिए सुरक्षा जिम्मेदारी होगी, इसमें कोई चूक नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा है कि जब हमारे पास सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं होती तो क्या होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें, जहां गाजा पर इजरायली हमले रोकने में मदद करो भारत। जी हां, हमास के दोस्त ने ईरान ने भारत से लगाई ये कहकर गुहार। जी हां, गाजा पर जारी इजरायली हमलों के बीच आतंकी संगठन हमास के सबसे करीबी दोस्त ईरान ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। ईरान ने कहा है कि भारत अपनी सभी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए युद्ध रोकने में मदद करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फोन कॉल के दौरान ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने भारत से गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच इजरायली कार्रवाई को समाप्त करने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। ईरानी सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार राष्ट्रपति राइसी ने कहा कि आज भारत से अपेक्षा की जाती है कि वो गाजा से उत्पीड़ित लोगों के खिलाफ जायोनी अपराधों को समाप्त करने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का इस्तेमाल करेगा। राष्ट्रपति राइसी और PM मोदी के बीच सोमवार को हुई बातचीत में हमास शासित गाजा की स्थिति पर चर्चा हुई। 7 अक्टूबर के हमलों के जवाब में इजरायल ने गाजा पर अपने सैन्य अभियान को तेज कर दिया है, जिसके कारण 10,000
1000 से अधिक फलस्तीनियों की जान चली गई है। अब ऐसे में दोस्तों क्या भारत ईरान की बात को सीरियसली लेगा? दोस्तों क्या भारत हमास की मदद करेगा? क्या लगता है? आप अपनी जवाब जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें जहां आतंकी पन्नू पर भड़के कांग्रेसी सांसद बिट्टू, कहा आज तक इसने मक्खी तक नहीं मारी, बम धमाके की धमकी दे रहा है। जी हाँ, 19 नवंबर को एयर इंडिया के विमान को नहीं उड़ने देने की धमकी देने वाले आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर सांसद रवनीत सिंह बिट्टू जमकर भड़के। बिट्टू ने कहा कि आतंकी पन्नू ने कभी मक्खी तक नहीं मारी, वो भारत के खिलाफ जहर उगलता है और बम से उड़ाने की धमकी देता है। सांसद बिट्टू ने कहा कि पन्नू ने पूरी दुनिया में पंजाबियों की छवि खराब करने का ही काम किया है। पहले उसने कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट के नाम पर पंजाबियों की छवि खराब की, उनके अब वीजा तक लगने बंद हो चुके हैं। अब अमेरिका में गलत बयानबाजी कर पंजाबियों को और बदनाम करने में लगा हुआ है। सांसद बिट्टू ने कहा कि अगर किसी पंजाबी को शादी समारोह में हिस्सा लेने विदेश जाना है तो उन्हें वीजा नहीं मिलता है, जिन्हें मिल रहा है उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पन्नू जैसे लोगों ने पंजाबियों को पूरी दुनिया में बदनाम और शर्मसार कर दिया है। बिट्टू ने कहा कि आतंकी पन्नू जिस फ्लाइट को टारगेट करने की बात करता है उसमें हर धर्म के लोग सफर करते हैं। पन्नू जैसे लोग धर्म की आड़ लेकर नफरत फैलाते हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां दुश्मनों के खिलाफ भारत की नई रणनीति, अब हवा में चलेगा टैंक। जी हां, रक्षा विमानन प्रणाली को ज्यादा घातक और मजबूत बनाने के लिए भारत अपनी आर्मी को और अपग्रेड कर रही है। इसी के तहत भारतीय सेना अपने बेड़े में दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर शामिल करने जा रही है। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए आर्मी वेस्टर्न कमांड में ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर तैनात करेगी जिसकी स्पीड सबसे तेज होगी, जिसके अटैक से दुश्मन की किलेबंदी ध्वस्त हो जाएगी। भारतीय आर्मी के बेड़े में जल्दी 6 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल होने जा रहा है। दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने में माहिर AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर सेना की ताकत बनेंगे। सेना 5,691 करोड़ रुपए के सौदे के तहत 6 हैवी ड्यूटी अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल करने की तैयारी में है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां अमेरिकी नेताओं को भा रहा है न्यू जर्सी का अक्षरधाम मंदिर, कहा सेवा और भक्ति के मूल्यों की है निशानी। जी हाँ, हाल ही में एक अमेरिकी सांसद ने कहा कि अमेरिका में नवनिर्मित अक्षरधाम मंदिर सेवा और भक्ति के मूल्यों का प्रतीक है। सांसद जेफ वान डू ने यह बात अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में कही। उन्होंने कहा कि यह परियोजना स्वयं सेवा, व्यक्तिगत विकास और धार्मिक सीमाओं से परे सार्वभौमिक मूल्यों का उदाहरण है। ये एकता, सेवा और भक्ति का प्रतीक है जो दुनिया भर के लोगों द्वारा साझा किए गए मूल सिद्धांतों को दर्शाती है। सांसद जेफ वान डू ने कहा कि आज मैं मिडिल न्यू जर्सी में एक भव्य हिंदू मंदिर के निर्माण के इर्द गिर्द समर्पण और एकता की प्रत्येक एक प्रेरक कहानी साझा कर रहा हूं जो सेवा और भक्ति के मूल्यों का प्रतीक है। इस अक्षरधाम मंदिर को पश्चिम में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने का दावा किया जाता है, जिसके निर्माण को पूरा करने में 12,500 स्वयं सेवक लगे हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां अमेरिका में खालिस्तान संगठनों के बीच सिर फुटअव्वल शिखर नगर कीर्तन के दौरान शुरू हुआ झगड़ा। जी हां, अमेरिका के कैलिफोर्निया के युवा शहर में 2 कथित खालिस्तानी गुटों के बीच दरार की खबरें सामने आई, जहां हाल ही में वार्षिक सिख नगर कीर्तन के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग जुटे हुए थे, जिसे भारत के बाहर सबसे बड़ी सिख सभाओं में से एक माना गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कथित तौर पर खालिस्तानी समूहों में से एक ने एक बैनर लहराने के लिए एक हेलीकॉप्टर तैनात किया था जिसमें लिखा था कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान। इसी दौरान खालिस्तान समूहों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। सूत्रों का कहना है कि हालांकि दरार की वजह फिलहाल अज्ञात है, लेकिन समूहों से जुड़े कुछ तत्व सिख फॉर जस्टिस समूह द्वारा नियंत्रित थे। जी हाँ, साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें जहां राजस्थान में अमित शाह जी का रथ बिजली के तार से टकराया, सारे कार्यक्रम हुए रद्द, सुरक्षा कर्मी लेकर हुए रवाना। बता दें राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे अमित शाह जी का रथ बिजली के तार से टकरा गया, रथ में करंट दौड़ गया। मंगलवार को अमित शाह जी नागौर जिले में विभिन्न चुनावी कार्यक्रमों के लिए पहुंचे थे। जिले के पर्वतसर में एंट्री करते समय उनका रथ बिजली की तार से छू गया, रथ में अचानक चिंगारी उठने लगी। हालांकि गृह मंत्री जी बिल्कुल सेफ बताए जा रहे हैं। रथ के बिजली के तार से छूने के बाद रोड शो रद्द कर दिया गया। गृह मंत्री की सिक्योरिटी ने उनको एक दूसरी गाड़ी में बैठाया और उनको लेकर रवाना हो गए। राजस्थान सहित 5 राज्यों में चल रहे चुनाव में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। चुनाव कमान इन दोनों नेताओं ने ही संभाल रखी है। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह जी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन नागौर जिला में उनके रथ में करंट के बाद सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। सुरक्षा कर्मी उनको सुरक्षित दूसरी गाड़ी में लेकर वापस चले गए। हादसे के पहले अमित शाह ने ताबड़तोड़ कई रैलियां की थी। लाल डायरी का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा था कि गहलोत साहब अब तो राजस्थान की जनता को बता देना चाहिए कि आखिर लाल डायरी में क्या लिखा है, क्यों बेचारे मंत्री को सस्पेंड कर दिया, अगर शर्म होती तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। बहरहाल दोस्तों करंट की बात करें तो अमित शाह जी बिल्कुल सेफ है, उनको कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप भी मानते कि वाकई में भगवान जी भी उनके साथ है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ जहां आबादी नियंत्रण पर अश्लील टिप्पणी पर फंसे नीतीश कुमार, महिला आयोग ने कहा माफी मांगे सीएम नीतीश कुमार। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को राज्य विधानसभा में अपने भाषण के दौरान जनसंख्या नियंत्रण प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका पर अश्लील टिप्पणी करने के बाद खुद विवादों में घिर गए हैं। विधायकों को संबोधित करते हुए, जिसमें कुछ महिला नेता भी शामिल थे, नीतीश कुमार ने बताया कि महिलाओं की शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण में कैसे योगदान देती है। नीतीश कुमार की महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW नाराज है। NCW की चीफ रेखा शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। रेखा शर्मा ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि NCW इस देश की प्रत्येक महिला की ओर से CM नीतीश कुमार से तत्काल माफी की मांग करती है। विधानसभा में उनकी अमर्यादित टिप्पणी उस गरिमा और सम्मान का अपमान है जिसकी हर महिला हकदार है। उनके भाषण के दौरान इस्तेमाल की गई ऐसी अपमानजनक और घटिया भाषा हमारे समाज पर एक काला धब्बा है। जी हाँ, हम इस तरह के व्यवहार के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं और पूरे मामले को लेकर जवाबदेही की मांग करते हैं। भाजपा ने भी नीतीश कुमार को सबसे अभद्र राजनेता बताया। जी हाँ, भाजपा की बिहार इकाई ने नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे अशिष्ट राजनीतिज्ञ कहा है। बीजेपी की बिहार इकाई ने सोशल साइट पर एक्स पर लिखा कि हमने भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार जैसा अभद्र राजनेता कभी नहीं देखा। उनके दिमाग में एडल्ट बी ग्रेड फिल्म का कीड़ा घुस गया है। उनके दोहरे अर्थ वाले संवादों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जी हाँ, ऐसे में गिरिराज सिंह भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि नीतीश ने मानसिक संतुलन खो दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल नीतीश कुमार के उस भाषण को आपने जरूर सुना होगा। दोस्तों, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध दिल्ली NCR तक सीमित नहीं, ये हर राज्य पर लागू। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा बयान। दिल्ली NCR में प्रदूषण से बेकाबू होते हालात के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश हर राज्य पर लागू होता है और यह केवल दिल्ली NCR क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे पटाखों का हानिकारक असर तो पूरे देश में होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में वायु और ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पारंपरिक पटाखों को फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अदालत ने पराली जलाने की घटनाओं पर मौसम विज्ञान विभाग से भी जवाब मांगा, क्योंकि अदालत को बताया गया कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं के कारण राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ऐसे में दोस्तों, नोएडा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर देखते हुए 10 नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यानी DM ने दे दिया है ये बहुत बड़ा आदेश। दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। हवा में घुले जहर से बच्चों को बचाने के लिए दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने भी प्री स्कूल से लेकर 9वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। जी हाँ, नोएडा DM ने आदेश देते हुए कहा है कि स्कूल प्रशासन ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों को बढ़ाने की तैयारियां करें इस दौरान। बहरहाल दोस्तों, ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी